Hello everyone. Let's start the next topic in the chapter of insurance: life, fire and marine insurance. These are the types of insurance. So लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ये सब यहाँ पर आप डिटेल में करेंगे। सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट in which the insurer promised to pay a certain amount to the person on his death or after the expiry of a specific period. This is the contract. ये एक contract है between the two person, insured and insurer, insurance company and the person, in which the person gets some money after the expiry of a specific period or his representative get the money after the death of the person, whichever is earlier. जो भी पहले हो जाता है, या तो वो पीरियड जो है स्पेसिफाइड 10 साल की पॉलिसी है, 15 साल की है, 20 साल की है, वो कंप्लीट हो जाती है, टिल देन उसकी डेथ भी नहीं होती है, तो द पर्सन हिमसेल्फ गेट द मनी, अदरवाइज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पर्सन गेट द मनी एश्योर्ड। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव्स है पहला प्रोटेक्शन एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। ये हम कर चुके हैं। प्रोटेक्शन कैसे है? यहाँ पर लाइफ का रिस्क ख़त्म कर रही हैं। एक पर्सन, सपोज एक फैमिली में एक ही बंदा कमाने वाला है और अगर उसे कुछ हो जाए तो पूरी फैमिली फाइनेंशियली कितना सफ़र करेगी। तो इन सच अ केस पर्सन गेट इंश्योर्ड हिमसेल्फ एंड आफ्टर द डेथ इन और मिस हैपनिंग टू हिम द फैमिली विल नॉट सफ़र, they will continue to survive in their life. So here protection purpose जो यहाँ पर complete होता है कि family को protect किया गया है after the death of a particular person. Second है investment. इन्वेस्टमेंट पर्पस भी है बिकॉज यहाँ पर अनलाइक द फायर और मरीन इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस सरेंडर वैल्यू जीरो नहीं है। यहाँ पर आपको आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड मनी एश्योर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा जितने का आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है। ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है कि आप हर महीने या हर साल जैसे भी आपके प्रीमियम का इंस्टॉलमेंट बनता है वो भरते जाते हैं और उसमें आपकी जो इंटरेस्ट की रेट है वो जुड़ती जाएगी और अल्टीमेटली आफ्टर 5, 10 और 15 और 20 ईयर्स you will get the whole sum amount including the bonus and interest. So this is the investment purpose of the life insurance. Next is principles. Here two principles are basically implied: principle of utmost good faith and principle of insurable interest. प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ हमने किया था इंश्योरेंस की जो जितने भी प्रिंसिपल्स थे कि इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में जो इसका बेस है वो है गुड फेथ का, यानी कि दे नेवर कंसील एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर। उनको एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाना होता है। अगर पर्सन को किसी तरह का कोई डिजीज़ है तो उसे डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, या फिर इंश्योरेंस कंपनी की कुछ टर्म्स और कंडीशन तो वो भी फुल्ली डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पर गुड फेथ बना रहना चाहिए दोनों के बीच में। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी someone must have the insurable interest at the time of taking the policy, यानी कि पॉलिसी लेते वक्त उसका अब जिसका वो इंश्योरेंस करवा रहा है उसके साथ डायरेक्ट लिंक होनी चाहिए। ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि अगर उसको कुछ हो जाए तो ही विल इनकर द लॉस और उसकी सेफ्टी में ही उसका फ़ायदा है। जैसे कि हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, पेरेंट्स के लिए सन और डॉटर, सन के लिए पेरेंट्स, क्रेडिटर्स के लिए डेटर, डेटर के लिए क्रेडिटर, एक्सेट्रा। सो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी ही मस्ट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. Here are basically two types: whole life insurance policy and endowment insurance policy. होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इंश्योर्ड है ही हैज़ टू पे द प्रीमियम फॉर होल लाइफ। उसको पूरी लाइफ यानी कि उसकी डेथ पर ही उसको अमाउंट मिलेगा जो मनी एश्योर्ड है। बिफोर डेथ ही विल नेवर गेट एनीथिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, राइट। यहाँ पर होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ये है कि पर्सन जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है उसको पॉलिसी का अमाउंट या मनी एश्योर्ड कम मिलेगा ओनली
आफ्टर द डेथ द रिप्रेजेंटेटिव गेट द मनी। बिफोर डेथ या अपने लाइफ टाइम में ही विल नेवर गेट एनीथिंग। वेयर एज एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या रहता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के एक्सपायर होने पर अमाउंट मिलेगा या फिर डेथ पर अमाउंट ही विल रिसीव, द रिप्रेजेंटेटिव विल रिसीव। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को फर्दर आगे 3 पार्ट्स और बनते हैं, इसके 3 टाइप और हैं। होल पॉलिसी लाइफ ऑफ लिमिटेड प्रीमियम, यहाँ पर एक स्पेसिफिक पीरियड तक ही प्रीमियम भरना होता है, उसके बाद प्रीमियम नहीं भरना होता है। सपोज 10 साल फिक्स कर दिए जाते हैं या 15 साल फिक्स कर दिए जाते हैं, उतने साल तक प्रीमियम भरना हुआ इंश्योर्ड को, उसके बाद प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड हैव टू पे द प्रीमियम फॉर होल लाइफ, पूरी लाइफ उसको प्रीमियम भरना होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रीमियम की रेट है ये बहुत डाउन होती है, बहुत लो होती है। नेक्स्ट इज होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम भरना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाई रेट पर प्रीमियम भरना होगा, एक ही बार प्रीमियम भरा जाएगा और वो भी काफ़ी हाई रहता है एज कम्पेयर टू अदर पॉलिसीज। एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में फर्स्ट है ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। ऑर्डिनरी, इसमें आपका ये सिंपल ऑर्डिनरी वैसे ही है जैसे कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड और बिफोर और द ऑन द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ विच एवर इज अर्लियर, तभी उसको मनी एश्योर्ड मिलेगा। डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, इस पॉलिसी में क्या रहता है कि अगर स्पेसिफिक पीरियड बीत जाने पर अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है बिफोर द स्पेसिफिक पीरियड, देन देयर रिलेटिव्स गेट द मनी। और अगर वो स्पेसिफिक पीरियड के बीत जाने के बाद भी जिंदा रहता है, देन ही विल गेट द डबल इंश्योर्ड अमाउंट, उसको डबल अमाउंट मिलेगा। सपोज 1 लाख का है तो उसको डबल होकर वो अमाउंट मिलेगा और उसकी डेथ नहीं होती है तो। नेक्स्ट है डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। इस लाइफ पॉलिसी में क्या रहता है कि इंश्योर्ड जो है, वेदर ये डजेंट मैटर कि उसकी डेथ हुई है कि नहीं हुई, स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही अमाउंट मिलेगा। अगर सपोज 20 साल का पीरियड है, 20 साल से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को 20 साल के बाद ही मनी एश्योर्ड मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। सो दीज आर ऑल अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज फायर इंश्योरेंस। Fire insurance is again a contract in which the insurer promise to pay the amount of loss or damage to the insured after the occurrence of any damage। यानी कि अगर कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई ड्यू टू फायर, फायर की वजह से अगर कोई नुकसान हो जाता है जिसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, जिस सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो वो जो क्लेम है, जितना डैमेज हुआ है उतना ही अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तो दिस इज द फायर इंश्योरेंस। नेचर क्या कहती है इसकी? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये रिटर्न में होता है। नेक्स्ट इज 2 पार्टीज, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि यहाँ पर आपको डेथ अगर होती है तो मिलेगा, अगर डेथ नहीं होती है स्पेसिफिक पीरियड के बाद अमाउंट सरेंडर वैल्यू जो मिलती है, बट यहाँ पर इज नॉट नेसेसरी। रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज नॉट नेसेसरी इफ स्पेसिफिक पीरियड अगर एक्सपायर्ड हो जाता है, मान लो 1 साल का, यहाँ पर इसका जनरली 1 ईयर का रहता है इंश्योरेंस, और आफ्टर 1 ईयर अगर कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं होती है तो द इंश्योर्ड विल गेट नथिंग अबाउट इट। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पर रहता है 1 ईयर, जनरली 1 ईयर रहता है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या कहलाता है कि सिर्फ और सिर्फ लॉस की रिकवरी की जाएगी। आपने बेशक 50,000 का इंश्योरेंस लिया हुआ है, लेकिन अगर लॉस 30,000 का हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 30,000 ही कवर करेगी। ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट, इन्वेस्टमेंट एलिमेंट यहाँ पर लाई नहीं कर रहा है बिकॉज यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, सरेंडर वैल्यू 0 है, दैट्स वाई ओनली प्रोटेक्शन, सिर्फ प्रोटेक्शन होगी इन केस ऑफ एनी लॉस। यूज ऑफ वर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यहाँ पर यूज होता है इंस्टेड ऑफ एश्योरेंस, और इंश्योरेंस का मतलब यह क्या है कि ओनली लॉस, यू कैन क्लेम ओनली लॉस, यू कैन गेट द क्लेम अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू फायर। सरेंडर वैल्यू यहाँ पर रहती है 0। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट,
जो भी पर्सन जो है फायर इंश्योरेंस लेना चाहता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पर्सनली उसको जानना चाहेगी वेदर ही इज कैरेक्टरफुली और कैरेक्टरलेस पर्सन। अगर वो कैरेक्टरलेस पर्सन है तो वो जानबूझकर नुकसान करके उसका फ़ायदा उठाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पर्सन की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसकी गुड्स का या उसकी चीज़ों का इंश्योरेंस करती है। और अगर नॉन ट्रांसफरेबल है वो ट्रांसफ़र करेगी तो भी इंश्योरेंस कंपनी को उस पर एतराज़ हो सकता है। तो दिस इज द नेचर। टाइप्स भी है इसके। फर्स्ट इज एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी का मतलब ये है कि इंश्योर्ड जो है, सपोज एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि मेरे पास 5 लाख रुपीज़ की एक गाड़ी है, मैंने उसका 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा है, 2,50,000 यानी कि हाफ अमाउंट का मैंने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है। अब मेरी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट जिसका नुकसान हो गया है लगभग 50,000। ठीक, 50,000 का नुकसान हो गया है तो मैंने 2.5 लाख का इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो मुझे 50,000 मिलने चाहिए। बट एवरेज पॉलिसी के अंदर क्या रहता है कि सम इंश्योर्ड एंड सम नॉट इंश्योर्ड कैटेगराइज कर दिया जाता है। अमाउंट मेरा टोटल कितना था गाड़ी का 5 लाख रुपीज़ का, मैंने इंश्योरेंस कितने का लिया 2.5 लाख का, यानी कि 50% अमाउंट का मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो मुझे 50% तो 50,000 में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 25,000 ही मिलेंगे। गॉट द पॉइंट। अगेन मैं बताती हूँ, 5 लाख की गाड़ी का मैंने 2.5 लाख का इंश्योरेंस करवाया, यानी कि 50% अमाउंट का करवाया। दो तरह से डिवाइड कर देंगे, अमाउंट एश्योर्ड एंड अमाउंट नॉट इंश्योर्ड। 2.5 लाख का इंश्योरेंस हुआ और 2.5 लाख का नहीं हुआ है। तो टोटल मैंने पॉलिसी जो मेरा नुकसान हुआ है ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू फायर एक्सीडेंट 50,000 का हुआ है, तो 50,000 को भी इंश्योरेंस कंपनी 2 हिस्सों में बांट देगी, 25 और 25। तो मुझे 25,000 ही मिलेंगे, जो कि जितना हिस्सा मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है। 5 में से मैंने 2.5 लाख का इंश्योरेंस करवाया है गाड़ी का, तो 50 में से मेरे को 25 ही मिलेंगे। दिस इज द एवरेज पॉलिसी। नेक्स्ट इज वैल्यूड पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज बेसिकली कंसर्न विद द वैल्यूड आइटम लाइक बुक्स, लाइक पेंटिंग्स, जो लग्जरी आइटम्स रहती हैं या जो रेयर आइटम्स रहती हैं, डायमंड्स हो गए, तो इनको अगर कुछ नुकसान हो जाता है ड्यू टू फायर तो इनका जो डैमेज है कैलकुलेट करना टफ रहता है। तो यहाँ पर होल सम अमाउंट मिलेगा, जितने की वैल्यू रहती है उस चीज़ की उतनी वैल्यू जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करेगी, आपको देगी। सपोज बुक की वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए देगी अगर रेयर बुक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी आपकी सिंपल पॉलिसी, जैसे कि जितना एग्जाम्पल मैं रिपीट करती हूँ ऊपर वाला कि मेरी गाड़ी 5 लाख की थी, मैंने 2.5 लाख का इंश्योरेंस लिया, उसका मेरा नुकसान हो गया 50,000 का। तो यहाँ पर तो मुझे 25 मिले थे, लेकिन यहाँ पर मुझे पूरे 50,000 रुपये मिलेंगे। जितना मेरा नुकसान हुआ है उतनी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। नेक्स्ट है ओपन एंड फ्लोटिंग। ओपन एंड फ्लोटिंग इंश्योरेंस वहाँ अप्लाई होती है जहाँ पर जो अमाउंट है, जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो फिक्स नहीं है। जैसे कि गोडाउन में रखी हुई गुड्स वो आ रही हैं और जा रही हैं, उनकी सप्लाई भी हो रही है, इधर से परचेजिंग हो रही है, इधर से सप्लाई हो रही है। तो इस तरह की आइटम्स पर जो इंश्योरेंस लगता है उसको बोलते हैं ओपन फ्लोटिंग इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फायर, डैमेज ड्यू टू फायर, डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक, डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, कि इन एनी केस द इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू द अमाउंट फॉर द डैमेज। कि अगर सिर्फ आग से नहीं, अगर अर्थक्वेक की वजह से या फिर थेफ्ट की वजह से कोई नुकसान होता है गुड्स को, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको फुल्ली पे करेगी आपको। एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी में क्या रहता है, 2 तरह की पॉलिसी दी जाती है इसमें। एक तो मिनिमम अमाउंट, मिनिमम गुड्स, मिनिमम लेवल जो रहता है गुड्स का गोडाउन में, उसके लिए पॉलिसी। दूसरा एक्सेस में आती और जाती रहती है गुड्स, उसके लिए अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो ये एक्सेस अमाउंट के लिए, एक्सेस नंबर ऑफ गुड्स के लिए जो पॉलिसी दी जाती है दैट इज कॉल्ड एक्सेस पॉलिसी। कंसीक्वेंट लॉस पॉलिसी। कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में क्या रहता है कि ना सिर्फ
जिस गुड्स का आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ था वो फायर की वजह से ख़राब हो गई हैं, तो एक वक्त के लिए सपोज गोडाउन में आग लग गई और सारा माल जो है वो ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से जो बिजनेसमैन का जो बिजनेस है वो भी सफ़र कर रहा है कुछ टाइम तक। उसमें जो उसको लॉस हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी विल पे द लॉस, विल पे फॉर दैट लॉस ऑल्सो। यानी कि गुड्स के साथ साथ गुड्स का जितना भी डैमेज हुआ है उसके साथ साथ जितना प्रॉफिट वो कमा लेता उन गुड्स से, जितना उसको नुकसान हुआ है उसका बिजनेस ठप पड़ने से, उस नुकसान की भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर करेगी। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी क्या रहती है? जनरली ये आपकी व्हीकल्स के मामले में रहती है कि जितना भी डैमेज हुआ है सिर्फ उस डैमेज को रिपेयर करवा के देगी आपको, यानी कि वो गुड्स को रिपेयर करवा के देगी। अगर व्हीकल ड्यू टू फायर आपका डैमेज हो गया है तो उसकी रिपेयरिंग करवाने के बाद वो सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बेयर करेगी। ब्लैंकेट पॉलिसी, दिस इज फॉर द गोडाउन एज वेल एज द गुड्स और गोडाउन दोनों के लिए जो पॉलिसी ली जाती है दैट इज कॉल्ड द ब्लैंकेट पॉलिसी। ट्रांजिट पॉलिसी, ट्रांजिट मीन्स एक गुड्स को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए रास्ते का जो रिस्क है उसको ख़त्म करने के लिए ट्रांजिट पॉलिसी ली जाती है, जो सिर्फ रास्ते में ही आपकी अप्लाई होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है अगर गुड्स सेफली अपनी जगह पहुँच जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस is the again and contract between the insured and insurer in which the insurer promised to pay a fixed amount or for the damage due to marine perils, यानी कि समुद्री यात्रा के दौरान होने वाले जितने भी रिस्क हैं, जितने भी खतरे हैं, जितने भी एक्सीडेंट हैं, उनकी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इसके सब्जेक्ट मैटर में पहला आता है कार्गो। कार्गो का मतलब रहता है गुड्स फिल्ड इन द शिप, शिप में जितना भी माल भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड कार्गो, उसका इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस, हल मीन्स शिप, शिप का भी इंश्योरेंस होता है। फ्रेट इंश्योरेंस, शिपिंग जो कंपनीज रहती हैं उनके साथ क्या शर्त रखी जाती है, जो ओनर है जो माल यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है, कि अगर मेरा माल, अगर मेरी गुड्स सेफली वहाँ तक पहुँच जाती है, इन सच अ केस आई विल पे यू फ्रेट, अदरवाइज नॉट। तो फ्रेट पे भी रिस्क है, रिस्क बना रहता है कि गुड्स अगर सेफली पहुंचेंगी तभी उसको फ्रेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं, तो वो अपने फ्रेट का भी इंश्योरेंस करवा सकता है। अगर गुड्स सेफली नहीं पहुंची उसका जितना भी फ्रेट का नुकसान होगा दैट विल पे द इंश्योरेंस कंपनी। लायबिलिटी इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस इज फॉर द थर्ड पार्टी ड्यू टू द वॉयज, ड्यू टू द समुद्री यात्रा। क्या रहता है, अगर शिप का जो एक्सीडेंट किसी थर्ड शिप के साथ हो जाता है, किसी थर्ड पार्टी के साथ हो जाता है, तो वहाँ पर जो उसको डैमेज भरना पड़ेगा उसके लिए लायबिलिटी इंश्योरेंस काम करेगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे फॉर द डैमेज। प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, इसके दो प्रिंसिपल एप्लीकेबल हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लॉयड वारंटी। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगेन यहाँ पर जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो एट द टाइम ऑफ डैमेज होना चाहिए, नॉट जरूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी देयर एट द टाइम ऑफ डैमेज। और किस किस का रहता है, शिप के मालिक का शिप में रहेगा, या गुड्स का जो मालिक है उसका उसमें रहेगा, या शिप पर जो काम करने वाले हैं उनकी सैलरी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है। लाइक दिस प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लॉयड वारंटी, इम्प्लॉयड वारंटी वो होती है, वो टर्म्स और कंडीशन जो एक्सप्रेस नहीं होती है बट अंडरस्टूड होनी चाहिए कि ये चीज़ें तो ऐसे हैं, जैसे कि वर्दीनेस ऑफ शिप। वर्दीनेस ऑफ शिप, अगर शिप किसी लंबी यात्रा पर जा रहा है तो वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, उसकी हालत खस्ता नहीं होनी चाहिए कि रास्ते में ही वो ख़राब हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए या उसमें पानी भर जाए, तो उसकी जो शिप की जो वर्दीनेस है वो मेंटेन रहनी चाहिए। सेकेंड है नॉन डेविएशन ऑफ शिप, शिप अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए, जो रूट उसका फिक्स है उसी की तरफ जाना चाहिए, कुछ एक कंडीशन को छोड़कर। अगर ऐसा कंपनी करती है तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे नथिंग टू हिम। लीगलिटी ऑफ वेंचर, वेंचर वॉयज जो भी अगर उसमें सामान भरा जा रहा है वो लीगल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर पूरा टैक्स फिल कर देना चाहिए। अगर टैक्स उस पर बकाया है तो इन सच अ केस इंश्योरेंस कंपनी विल नेवर पे फॉर द डैमेज।
So this is all about your general insurance and life insurance, general insurance, fire insurance and marine insurance. इनके अलावा एक हेल्थ इंश्योरेंस भी इन दिनों ट्रेंड में है. इसमें क्या रहता है कि लाइफ इंश्योरेंस का नहीं, डेथ की वो कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि डेथ के टाइम पे आपको पैसा देंगे, बट इन केस कि आजकल इतनी बीमारियां चली हुई हैं कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है आए दिन किसी न किसी को, तो हॉस्पिटल के खर्चे भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में रहते हैं. तो एक मिडिल क्लास फैमिली वो सब बेयर नहीं कर पाती है, या कोई किसी भी तरह की फैमिली हो, बहुत लाखों में चला जाता है खर्चा. तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको प्रॉमिस करती है कि दे विल पे फॉर द कंसल्टेंसी फीस, फॉर द मेडिसिन्स एंड फॉर अदर एक्सपेंसेस. तो जितना भी एक्सपेंस होता है, अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है पेशेंट को, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे फॉर इट. नेक्स्ट एक और होता है फिडिलिटी इंश्योरेंस. फिडिलिटी इंश्योरेंस करवाता है एम्प्लॉयर फॉर द डिसऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़. अगर फ्रॉड, एम्बेजलमेंट की वजह से एम्प्लॉयर को कोई नुकसान झेलना पड़ता है, तो उस केस में उस नुकसान की रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी करेगी. तो इस तरह का जो इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयर लेता है, दैट इज कॉल्ड फिडिलिटी इंश्योरेंस. दैट्स ऑल फॉर नाउ. रिवाइज द टॉपिक, मेक द नोट्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.